हूं सिद्धार्थ द्विवेदी। लाइव यूपी न्यूज 24 पर आज शख्सियत का जो हमारा खास शो है उसमें हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी अवध क्षेत्र के पृथ्वीराज सिंह। स्वागत है आपका। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। 4.5 साल में कार्यकाल योगी सरकार का पूरा हो गया है। किस तरह से आप देखते हैं योगी सरकार के कार्यकाल? योगी जी की सरकार जैसा जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना था, मैं समझता हूं ऐसा सरकार नहीं उतर रही है। हमने 2017 में, जिस समय मैं राजनीतिक रूप से जब मैं किसी पार्टी में नहीं था, मैं राजपूत सभा का अध्यक्ष था, बुलंदशहर जनपद से हूं मैं, और तब मेरी खुद योगी जी से बात हुई थी। तब मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। मुझे लगा कि प्रदेश में परिवर्तन आएगा। जैसा भ्रष्टाचार और जो कुशासन था, उस कुशासन में इसलिए कह रहा हूं कि कुछ कमियां हर सरकार में होती हैं, कहीं ज्यादा होती हैं, कहीं कम होती हैं, लेकिन मेरा मामला भ्रष्टाचार को लेकर के था। उस कुशासन से वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसे अच्छे मुख्यमंत्री के होते हुए भी अगर यह नहीं खत्म हुआ है तो मैं इसको कैसे सुशासन मान लूं। आज मैं खुद देखता हूं कि जैसे हम रोड से आ रहे हैं, देखिए हम गाड़ी खरीदते हैं, हम टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, लेकिन जैसे ही हम रोड पर चढ़ेंगे हमें टोल टैक्स ले लिया जाएगा। वही दूसरे बार टैक्स हम पेट्रोल डीजल पर भी देते हैं, रोड का टैक्स में उसमें भी है ऐड, लेकिन हमें फिर भी टैक्स लिया जा रहा है। और वो टैक्स इतना ज्यादा लिया जा रहा है कि 3 रुपए 4 किलोमीटर 4 रुपए किलोमीटर, कहीं कहीं ऐसा भी है। तो अगर लखनऊ आना है या कहीं और भी जाना है, आम आदमी सिर्फ सड़क से ही जूझेगा। तो ये कौन सा सुशासन है? आज मैं खुद देख रहा हूं, सड़कें टूटी हुई है, गड्ढे हैं, एक आदमी मर रहा है गड्ढे में, लेकिन सड़क सही नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि आज जो हमारे अधिकारी हैं, मैक्सिमम अधिकारियों की मैं बात कह रहा हूं कि जिनसे ये उम्मीदें थी कि अब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, वो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ और ज्यादा बढ़ गया। योगी सरकार तो दावा कर रही है कि जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके पास, और वो जो है सुशासन का दावा करते हैं, आप उसको खारिज कर रहे हैं। सुशासन, अगर भ्रष्टाचार करना सुशासन है तो मैं समझता हूं सुशासन है। अगर मैं समझता हूं कि बेरोजगारी प्रदेश में फैल रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अगर यह सुशासन है तो सुशासन है। और अगर आज मैं देखूं किसान, अभी आप खुद देख रहे होंगे, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए होंगे, 1 वर्ष से किसान परेशान था। 1 वर्ष में किसान की कभी भी कोई मांग इन्होंने नहीं मानी। आज जब इनको ये लगा कि किसान परेशान है और 700 किसान खत्म हुए, बहुत मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उन किसानों के, उन परिवारों के प्रति। आज 700 लोग खत्म हो गए। आप जाड़े, सर्दी, बरसात में सब में वो लोग मरे, गर्मी में मरे वो लोग, आपने कभी परवाह नहीं की। आज आपने चुनाव की खातिर केवल अपने इस मुद्दे को वापस ले लिया, वो भी बिना शर्त के। क्यों भाई? मोदी जी, आपसे देश को बहुत उम्मीदें थी। आपने नोटबंदी की, उसका कोई फायदा नहीं देश को हुआ। आपने जीएसटी लागू किया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आज आप किस दिशा में काम कर रहे हैं? आप सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को बढ़ाए जा रहे हैं। देश को, सरकारी संस्थानों को बेचने पर जिस तरह से पहले भाजपा अपना प्रदर्शन करती थी, आज दूसरा अगर कोई प्रदर्शन इस बात पर कर दे तो उसको जेल भेज देते हैं, उसके यहाँ ईडी का छापा लग जाएगा। तो ये स्थिति कहां है सुशासन की? मैं नहीं समझता हूं। आज व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है, युवा परेशान है, और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप 2 करोड़ प्रतिवर्ष जो रोजगार देने का वादा कर रहे थे, वो 2 करोड़ रोजगार कहां गए? आज 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। आप पकौड़े तलवा रहे हैं। वो पकौड़े भी जो तले जा रहे हैं, वो पकौड़े भी आज इतना महंगा तेल और मटेरियल कर दिया गया कि वो पकौड़े तलने के लायक भी नहीं रहा। रोजगारी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि लाखों नौकरियां उन्होंने बांट दी है केवल उत्तर प्रदेश में।
और जो है रोजगार से सारे लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। वो कोई जगह बताएं ऐसी। मैं समझता हूं 1,76,000 जो शिक्षक, जो बेसिक शिक्षा के थे, जो बनाए थे शिक्षक पिछले वाली सरकार ने शिक्षा में, तो उनको बेरोजगार कर दिया। बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, उनके परिवार परेशान हैं। आज इन्होंने लोगों के रोजगार छीने तो हैं, अगर कहीं दिए हैं तो वो बताएं। आज टेट का मैं पीछे एग्जाम दे रहा था, अखबारों में इश्तिहार छपते हैं, आप पढ़ते नहीं बोलता, टीवी में भी आता है इश्तिहार ही है। ये सरकार इश्तिहारों की सरकार रह गई है। ये मैं समझता हूं कि मीडिया को मैं 100% नहीं कहता हूं, लेकिन मैक्सिमम मीडिया इनके आजू बाजू काम करती है। ये बोलते हैं कि ये दिन है तो दिन बोलते हैं, वो कहते हैं रात है तो रात बोलते हैं। ऐसा समाज मैंने कभी नहीं देखा, ऐसी पार्टी कभी मैंने नहीं देखी, ऐसी सरकार कभी मैंने नहीं देखी। आज उत्तर प्रदेश में इतना खुशहाल प्रदेश होना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अभी आए थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपने भाषणों में जिक्र किया कि विकास के दौर में उत्तर प्रदेश बहुत आगे हो। देखिए, योगी सरकार ने सुशासन के कीर्तिमान स्थापित किए, तो प्रधानमंत्री जी की बात पे आपको यकीन नहीं? विकास पैदा ही नहीं हुआ, विकास पैदा ही नहीं हुआ। विकास पैदा होता कैसे? मोदी जी को पता ही नहीं है विकास पैदा कैसे होगा। मोदी जी को अगर विकास का पता होता तो मोदी जी धरातल पर काम करते। मैं तो एक बात और भी मानता हूं कि सरकार में जो लोग हैं उन्हें परिवार का दुख पता कैसे होगा, क्योंकि उनके परिवार तो है नहीं। जब मोदी जी और योगी जी पैदा हुए थे, उनके परिवार नहीं है योगी जी के और मोदी जी के, तो शायद इसीलिए उनसे लोग अपेक्षा करते हैं कि ईमानदार वो भी हैं तो पूरे देश को ईमानदारी से चलाएंगे। ये ईमानदारी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उनकी आंखों के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, और मैं समझता हूं वो दोनों ईमानदार हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं भ्रष्टाचार ना करूं और मेरे परिवार के सारे लोग भ्रष्टाचारी हों, तो ये कैसे संभव है कि मुझे नहीं पता? मुझे तो पता है ना, जब भ्रष्टाचार हो रहा है तो इन लोगों को भी पता है। लेकिन ये अपनी व्यवस्था बनाने के लिए आज इन्होंने सारे संस्थान, जो सरकारी संस्थान, मैक्सिमम संस्थान जो हमारे BSNL है, अभी रेलवे को भी कर रहे हैं, बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो इन्होंने यहाँ बेच दिए। तो ऐसा क्यों? बहुत सारे प्रॉफिट के भी हमारे संस्थान है जो इन्हें नहीं बेचने चाहिए थे। मैं कह रहा हूं भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये अपने उसी मार्ग पे चले जिस मार्ग पर इन्हें चलना चाहिए था। ये अच्छे काम करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, आप तो उनकी आलोचना कर रहे हैं। अच्छा चलिए, योगी सरकार की बातों पे आपको भरोसा नहीं, मीडिया पे भरोसा नहीं, प्रधानमंत्री की भी बात पे आपको भरोसा नहीं। अगर आपकी पार्टी जो राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य है वो सत्ता में आती है या सत्ता में हिस्सेदार होती है, तो कौन से ऐसे काम होंगे जिनको आप करना चाहेंगे? कौन से ऐसे सुधार जो आप लागू करना चाहेंगे? राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी की जब सरकार आएगी तो सबसे पहले हम बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। हम लोगों को मुफ्त में खिलाने की आदत को बंद करना चाहते हैं। अभी आप देख रहे हैं लोग मुफ्त में खाना पसंद करते हैं। आपने कैटेगराइज कर दिया गया है, आप फलां आदमी को ये चीजें मिलेंगी, ये मकान मिलेगा, वो मिलेगा, तो हमें मुफ्त में बांटने की आवश्यकता नहीं है। हमें उन्हें स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है। हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर जब व्यक्ति बनेगा, जब अपने पास से पैसा कमा करके लगाएगा, उसको पैसे की वैल्यू पता होगी। आज सरकार को इन मुफ्त की चीजों को बांट करके बंद करना चाहिए और लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। उसी पैसे से रोजगार के अवसर भी पैदा हो जाएंगे। अगर मुझे ये पता हो कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सब कुछ मिल जाएगी, तो मैं क्यों कमाऊंगा? आज लोगों को निकम्मा बना दिया है इन्होंने, कुछ वर्ग के लोगों को निकम्मा बना दिया है। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। लोगों को स्वावलंबी बना करके रोजगार परक बनाना चाहिए। और हमारी सरकार जब भी हम सरकार में सम्मिलित होंगे या कहीं भी होंगे, हम रोजगार की बात करेंगे। हम भ्रष्टाचार को खत्म करके उसको कम से कम स्थिति में ऐसी में लाएंगे जहां लोग अपने आप को ये महसूस कर सकें कि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, हम भारत में रहते हैं। आज शेर सिंह राणा जी की मैं अगर बात करूं, हमारी पार्टी के संयोजक हैं भाई शेर सिंह राणा जी। शेर सिंह राणा जी ने जो काम किया था, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश सरकार भी छोड़ो, भारत सरकार नहीं कर सकती। और ना भारत सरकार ने किया, ना इस सरकार ने किया, ना इससे पूर्व की सरकारों ने किया। 800 साल से भी ज्यादा हो गए पृथ्वीराज चौहान के वहां पड़े हुए। सरकार को पता था
जब ये आतंकवादियों को छोड़ने गए थे हमारे जसवंत सिंह जी, तब जब शेर सिंह राणा जी को पता पड़ा और वो जेल से एस्केपिंग करके वहां से गए और वो लेकर के आए, इस काम के लिए सरकार को उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार देना चाहिए था। मैं तारीफ करता हूं उस मां की, मैं उस मां को नमन करता हूं जिसने ऐसा शेर सिंह राणा जैसा सपूत को जन्म दिया। और वो शेर सिंह राणा राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के माध्यम से आज प्रदेश की और देश की सेवा करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी दिशा में है और लोगों को उनके साथ आना चाहिए और मदद करनी चाहिए, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम सब लोग राजनीतिक में नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ शेर सिंह राणा जी की इन बातों से ही, क्योंकि जो हमारे अगर मैं बात करूं जो सामाजिक संगठन है वो केवल मुद्दे को उठा सकते हैं। मैं भी सामाजिक संगठन में भी था और मैं आज भी मैं क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूं, लेकिन सामाजिक मुद्दे उठा देना अलग बात है और उनका हल करने के लिए आपको सरकार बनना पड़ेगा। और जब सरकार आप बन जाएंगे तो आप जैसा कह रहे थे सुशासन तो प्रदेश में भी नजर आएगा और देश में भी नजर आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप क्षत्रिय महासभा में लंबे समय तक कार्य किए, अभी भी आप क्षत्रिय महासभा में पदाधिकारी हैं। यूपी सरकार पे एक जो ये आरोप लगता है कि ये क्षत्रियों की सरकार है और ये सिर्फ क्षत्रियों का भला ज्यादा देखते हैं, पहले देखते हैं, इससे क्या ये तो फल रखते हैं? देखिए, ऐसा अनुभव हुआ? ऐसा है नहीं, लेकिन अगर योगी जी ऐसा सोचते भी तो क्या गलत सोचते? हर मुख्यमंत्री अपने लिए सोचता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसा कोई काम नहीं करते। मैं इस बात के लिए उनकी तारीफ करता हूं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि विशेष वरीयता राजपूतों को दी हो और बाकी सबको पीछे छोड़ा हो। ऐसा नहीं है, वो सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूं कि जब भी राजपूत समाज या स्वर्ण समाज या किसी के भी लिए, मैं तो कह रहा हूं दलितों के लिए, अगर किसी पर अत्याचार हो तो उस अत्याचार को खत्म करना चाहिए। और अगर किसी के खिलाफ कोई चीज गलत बन रही है, जैसे SC/ST एक्ट की मैं बात करूं, वो उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित नहीं है, केंद्र सरकार से संबंधित है, लेकिन उत्तर प्रदेश से ही तो हमारे सांसद थे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहीं से हैं। तो जब SC/ST एक्ट बना और उसमें ऐसा था कि भाई जब कोई आदमी किसी को सताएगा, किसी को जाति सूचक शब्द, पहली बात तो ये जाति सूचक शब्द कुछ होता नहीं है। जाति सूचक शब्द तो अभी भी आप क्षत्रिय या राजपूत या ठाकुर हमसे कहते हैं तो वो भी जाति सूचक शब्द हो गया। ये जाति सूचक शब्द सिर्फ राजनीतिक शब्द है। तो ऐसे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जाति सूचक शब्द सिर्फ राजनीतिक, बिल्कुल सही बात है, ये राजनीतिक शब्द है। जाति सूचक पहले भी जातियां थी, हम सब लोग राजपूत, आप देखिए महाराणा प्रताप जी के साथ में भील भी थे, मुस्लिम भी थे, सारे और भी पिछले लोग थे, वो सब काम करते थे, आज भी करते हैं। हम भी बहुत सारे लोगों के साथ, मैं कह रहा हूं वैमनस्यता पैदा कर दी है इस राजनीति ने इन माध्यमों से। तो इन माध्यमों से इस वैमनस्यता से पार पाने का तरीका कोई है आपके पास? मेरा अपना मानना यह है कि इससे हम ऐसे कानून बनाएं जिनमें इन शब्दों के लिए कोई स्थान ही ना हो। मनुष्यता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हर आदमी व्यक्ति जो मानव है, उस मानव को इस संसार में मानव का कद्र करना चाहिए। और हम जाति की बात करके, मेरे बचपन की मैं अगर मैं बात करूं तो बचपन में हम सब लोग सभी जाति के साथ रहा करते थे और खूब जाति की बात करते थे, आमने सामने, कोई बुरा नहीं मानता था। वो जो जिस जाति से है उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ हूं और किसी का तो कोई कसूर नहीं है वो किस परिवार में पैदा हुआ है। लेकिन सिर्फ राजनीतिक द्वेष के लिए हम उसे लड़ा दें और हम उस पर SC/ST एक्ट लगवाएं, उसको 6 महीने की बिना जांच की सजा कराते हैं, ये कौन सा न्याय है? ये अन्याय सरकार कर रही है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। और इसमें हमारे बहुत सारे, मुझे बड़ा दुख है कि जो हमारे सारे सांसद हैं ऐसे जो स्वर्ण समाज से भी आते हैं, जिस समय इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पलट करके बनाया गया था, उसके बावजूद भी जब वो बनाया गया तो वो मेज थपथपाने का काम कर रहे थे। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर। तो ये एक चीज आप ये बताइए, आपकी पार्टी हो गई, आप लोग हो गए, विपक्षी दल हो गए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने को हैं, ये सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी आलोचनाएं कर रहे हैं, बहुत गहरे इल्जाम लगा रहे हैं यूपी सरकार के ऊपर, उनकी विफलताओं के ऊपर। आप चुनाव भी लड़ चुके हैं बुलंदशहर सदर से, जनता के बीच जाते हैं, अवध क्षेत्र के यूपी के प्रभारी हैं अपनी पार्टी के,
जनता में वाकई माहौल क्या है? क्या जनता भी इनसे वाकई नाराज है? क्योंकि ये तो बार बार चुनाव जीत जाते हैं, बार बार हर चुनाव में अच्छा इनका प्रदर्शन रहता है। देखिए, इनकी जो नीतियां हैं, वो नीतियां जो बना रहे हैं, ये जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अगर वाकई जनता अगर इनसे प्रसन्न होती तो शायद राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्ता भी ना होती। राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी जब बनी, हमने पार्टी बनाई 2018 में, ये 2017 में आए। जिस समय 2017 में सरकार आई थी, हम खूब प्रसन्न थे, हमने खूब मेहनत करके इस सरकार को बनवाया था। लेकिन इस सरकार ने कुछ समय के बाद ही, मैं कह रहा हूं 1 महीने के बाद ही लगभग, यहां मैं तो समझता हूं कि सरकार शायद योगी जी कम काम करते हैं और पीएम ज्यादा काम करता है। यहां उत्तर प्रदेश में मैंने खुद चुनाव लड़ा है। जिस समय मैं चुनाव लड़ा, मेरे सामने बहुत सारे लोग मेरे से मना करने के, भाई योगी जी की सरकार है, वो भी राजपूत हैं और आप भी राजपूत हैं, आप क्यों भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं? तो मैंने कहा कि योगी जी मुझे ही चुनाव लड़ दें। अब 2017 का चुनाव लड़े थे, मैं 2020 का चुनाव लड़ा हूं, मध्यान्ह चुनाव लड़ा हूं। उस समय मेरे खिलाफ, यहां से मैंने देखा, बुलंदशहर 18 सांसद, 40 विधायक, 9 मंत्री, 2 मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री और पूरे तंत्र इन्होंने चुनाव पे लगा दिए। इवन मैं तो एक बहुत बड़ी बात भी कहता हूं कि बसपा कभी मध्यान्ह चुनाव नहीं लड़ती थी। इन्होंने बसपा को बुलंदशहर में हार जाने की वजह से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जनाधार खत्म हो जाने की वजह से, इन्होंने बुलंदशहर के लिए ही स्पेशली इन्होंने बसपा को मध्यान्ह चुनाव में उतारा, जिससे कि पक्ष और विपक्ष की जब बात होती हो तो मैं पक्ष से विपक्ष में बहुत ज्यादा मजबूत था। इसीलिए उन्होंने उसको मोड़ने के लिए बसपा को उतारा और हिंदू मुस्लिम का चुनाव करा करके बात इन्होंने चुनाव लड़ा। तो मैं एक बात और भी इनसे पूछना चाहता हूं, क्या सरकार के पास हिंदू मुस्लिम और धर्म जाति से अलग भी कोई मुद्दा है? क्या हम राम मंदिर का हम समर्थन करते हैं, हम धारा 370 का समर्थन करते हैं, लेकिन क्या राम मंदिर और धारा 370 के सिर्फ हट जाने से या मंदिर के बन जाने से इस देश का भला हो सकता है? ये सोचने की बात है। आज देश को यहां रोजगार की आवश्यकता है, देश को स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है, देश से भ्रष्टाचार खत्म करने की आवश्यकता है और राजनीतिक द्वेष भी खत्म होना चाहिए। मेरा ये अपना मानना है कि राजनीतिक द्वेष जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पार्टी कोई भी स्वच्छ मन से काम नहीं कर सकती। और इस उत्तर प्रदेश को रोजगार परक बना करके और इसको समृद्धशाली बनाएं, यहाँ इंडस्ट्री लाएं और इन फ्री की बांटने वाली चीजों को बंद करें और इस पैसे को लोगों के रोजगार के लिए लगाएं। इस बार का 2022 का विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे, आपकी पार्टी लड़ाएगी? अगर पार्टी का आदेश होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जो पार्टी कहेगी मैं पार्टी के आदेश का पालन करूंगा। अच्छा, आपका जो पिछला चुनाव आपने लड़ा था, मध्यान्ह चुनाव या उपचुनाव मान लीजिए उसमें, तो कैसा प्रदर्शन रहा था? किस तरह से देखते हैं अपने चुनाव को? मैंने पार्टी का जो चुनाव लड़ा था, देखिए पहली बार उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी चुनाव में आई। मैंने चुनाव लड़ा, पार्टी का वोट बैंक कुछ ज्यादा नहीं था क्योंकि पार्टी भी नहीं है हमारी। मेरे साथ जब मैंने 1 महीने पहले चुनाव लड़ना शुरू किया तो पहले दिन 100 गाड़ियों का काफिला मेरे साथ था और मैंने एक भी व्यक्ति को 1 भी रुपया और 1 भी बात, एक फोन करने के बाद दूसरा कभी फोन नहीं किया था। लोगों की जन भावनाएं मेरे साथ थी। उसको देख करके ये पूरे जो वहां के स्थानीय नेता थे, विधायक थे, मंत्री थे, वो सब बौखला गए, मेरे से मना करने लगे चुनाव लड़ने के लिए और उन्होंने नए नए प्रपंच रचे और उन प्रपंच रचने की वजह से ही इन्होंने उस चुनाव को मोड़ने के लिए बसपा को आगे लाए। अदरवाइज भगवान साक्षी हैं और बड़े हैं, परिवर्तन होता 100% होता और इनको पता लग जाता कि जो काम अच्छा करते हैं, जो लोकप्रिय, मैं जनता के बीच रहता हूं
मैं व्यापारियों के बीच में भी रहता हूं, मैं किसानों के बीच में भी रहता हूं, मैं सामाजिक संगठनों के बीच में भी रहता हूं। मेरा अपना मानना है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मानवता हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। कोई व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं होता है, अगर होता है तो उसकी सोच छोटी और बड़ी होती है। अच्छा, एक चीज आप बताइए, आप बुलंदशहर से ताल्लुक रखते हैं। एक जमाने में माना जाता था कि भाजपा के जो दिग्गज दिवंगत नेता पूर्व सीएम कल्याण सिंह है और बाहुबली डीपी यादव को भी माना जाता था कि उनका खासा प्रभाव है इस बेल्ट में, बुलंदशहर, खोजा या पश्चिमी यूपी में कहीं भी। तो अभी क्या वहाँ पे इक्वेशन है, क्या सिचुएशन है? अभी मैं समझता हूँ कि वहाँ किसी की कोई स्थिति नहीं है। डीपी यादव भी जेल से अभी आए हैं काफी लंबे समय के बाद में। डीपी यादव भी जब 89 में विधानसभा चुनाव लड़े थे तो उन्हें भी चुनाव जिताने का काम हमने ही किया था। और आज जब स्थिति ऐसी है कि हमारी खुद की पार्टी है, तो जब हम लोगों को नेता बना सकते हैं, विधायक बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं, तो हम अपनी पार्टी के लिए भी वही काम कर रहे हैं। और बल्कि अब हमारी जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब अपनी पार्टी और वो पार्टी, क्योंकि हमने बहुत सारे समय तक 30, 32, 35 साल से हम भी ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो जैसी पार्टियां काम कर रही हैं, जो जनता की अपेक्षा है उन पर वो खरा नहीं कर रही है। तो राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी अब जनताओं की आकांक्षाओं पर, जनता की भावनाओं को खरा उतरने का काम करेगी और बहुत सारे लोग हमारी पार्टी से जुड़ गए। अच्छा, इस समय जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा 2022 उत्तर प्रदेश का, इसमें तमाम छोटी छोटी पार्टियों को गठबंधन में शामिल किया जा रहा है या उनको ऑफर किया जा रहा है। आपकी किसी गठबंधन में शामिल होने की बात हुई किसी से? बात हो रही है और वक्त आने पर उसका भी खुलासा किया जाएगा। अभी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। आज हमारा प्रदर्शन था महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने जीपीओ पे, तो वहां भी हमने देखा कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। भाई, ये आज बुलंदशहर में जन विश्वास यात्रा पहुंची है, वहां हजारों लोग भीड़ उमड़ रही है। पूरे प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है और हम यहाँ गांधी जी की प्रतिमा पर अगर एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, सत्याग्रह करने जा रहे हैं, हमें जो धारा 144 का डर दिखाया जा रहा है और वहां आप हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये क्या है? हम करें, मतलब ये करेंगे तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर लीला, ये कौन सा सिस्टम है? आज सरकार डंडे का उपयोग कर रही है, सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। अच्छा, अगर आपको सत्ता में हिस्सेदारी करने का या सत्ता में आने का मौका मिलता है उत्तर प्रदेश में, तो कौन से ऐसे 3 काम होंगे जो आप पहले करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो मुद्दा है वो हमारा बेरोजगारी का है। हम चाहते हैं कि युवाओं को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोजगार मिले। हमारा बहुत सारा, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात और बताना चाहता हूं कि हमारे देश का सबसे ज्यादा जो टैलेंटेड स्टाफ है वो विदेश में जाता है। अगर साइंटिस्ट की बात करूं, मैं इंजीनियर्स की बात करूं, डॉक्टर्स की बात करूं, जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट लोग हैं वो विदेश चले जाते हैं। क्यों? सरकार ने कभी नहीं सोचा। सरकार को सोचना चाहिए, देश को यहाँ अच्छे लोगों की आवश्यकता है। यहाँ आरक्षण, रिजर्वेशन के आधार पर जब आप 0 नंबर वाले को अपॉइंट कर देंगे और 90 नंबर वाले को अगर अपॉइंट नहीं करेंगे तो वो स्थिति बड़ी खराब है। तो यहाँ रोजगार देने की आवश्यकता है। हमारी पार्टी शिक्षित लोगों को रोजगार देगी। उसके बाद किसानों की भी बात करते हैं हम। भाई, किसानों को भी उनकी उपज का मूल्य मिलना चाहिए। और हम यहाँ भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए भी, भ्रष्टाचार सच बात है जड़ों में फैल गया है, बिल्कुल दीमक की तरह, ऊपर से लेकर नीचे तक, उस सबको समाप्त करने का हम काम करेंगे। ये हमारे 3 प्रमुख मुद्दे हैं। चलिए, आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बहुत बेबाकी के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया, बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये थे पृथ्वीराज सिंह, जो राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के अवध क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, और इन्होंने बेबाकी के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया। और अपने शख्सियत प्रोग्राम में आगे हम फिर किसी नामचीन हस्ती के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए